तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह किसी एक भाई ने सऊदी अरब से सवाल किए हैं। सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, एडवांस दी हुई रकम की ज़कात के बारे में बंदा ने फतावा उस्मानिया का मुताला किया, जिसमें कि एडवांस की रकम की हैसियत माल मरहूना की है। मालिक मकान और किराएदार दोनों पर इसकी ज़कात नहीं है। और फतावा इबादुर रहमान और फतावा फरीदिया में इसकी हैसियत कर्ज़ को करार दिया है, जबकि फ़तावा दारुल उलूम ज़करिया में इनसे मुख्तलिफ़ तौर पर हुक्म लिखा गया है कि एडवांस रकम की ज़कात मालिक मकान पर वाजिब है। इनके दरमियान तदबीक़ कैसे की जाए, जवाब तफसील से दे आइन नवाजिशोई। सवाल करने वाले मुफ्ती बदरुद्दीन साहब सऊदी अरब से। देखिए मुफ्ती साहब, ये बहुत अहम सवाल है और अक्सर व बेशतर इस सवाल के सिलसिले में लोग बड़े परेशान होते हैं। ख़ासकर रमज़ान के अंदर मुझे भी बहुत सारे सवाल भी लोग करते भी हैं कि भाई एडवांस की जो रकम दे रखी है तो इसमें ज़कात किस पर वाजिब होगी। तो मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ। मैंने किसी से किराए पर घर ले रखा हूँ, दुकान लिया या घर लिया, तो मालिक मकान या मालिक दुकान ने मुझे ये कहा कि हज़रत आपको हम दुकान या मकान देंगे, लेकिन माहाना आपको 5-5 हज़ार किराया भी देना पड़ेगा और फिर आपको एक रकम 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जितने हैं आपको एडवांस के तौर पर पहले ही देंगे। लेकिन जिस वक्त आप अपना घर छोड़ेंगे या नहीं तो दरमियान में आप अपना घर को खाली करेंगे, यानी तो जितने दिन आपने घर के लिए अग्रीमेंट करा कर रखी है, 1 साल या 1.5 साल, जितने साल आपने रखा है, इतने साल के बाद जब आप घर खाली करेंगे तो ये रकम आपको वापस कर दी जाएगी। तो इसको कहते हैं एडवांस की रकम। अब जो रकम मालिक मकान के पास ये रकम जो दे रखा हूँ मैं, अब इस रकम पर सवाल यही होता है कि इसकी ज़कात कौन अदा करेगा, क्या मालिक मकान अदा करेगा या किराएदार अदा करेगा। क्योंकि अक्सर वो बेशतर लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई ये ज़कात कौन देंगे। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि किराएदार दे देगा, बाज़ ये कहते हैं कि भाई मालिक मकान देगा, बाज़ कहते हैं कि दोनों भी ना दे। ये तीनों बातें आती हैं। पहली बात तो है कि मालिक मकान देगा, दूसरे कहते हैं कि भाई दोनों भी ना दे, और तीसरा ये कहते हैं कि भाई किराएदार पर होंगे। ये तीनों बातें होती हैं। तो मैं इन तीनों बातों को मिसाल से मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, पहली बात ये जहन में रखिए, मालिक मकान पर बाज़ तो ये कहते हैं कि मालिक मकान पर ज़कात वाजिब होगी। मालिक मकान पर ज़कात वाजिब होगी। कैसे वाजिब होगी? देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने एक घर जो लिया, मैं उसके पास जाकर के 1 लाख या 1.5 लाख रुपए मैंने उसको दे रखा हूँ। अगर मैंने उसको ये कहा कि भाई ये जो रकम मैं आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, ये एडवांस नहीं है, बल्कि जितने दिन मुझे रहना है, जितने साल मुझे रहना है, इतने साल की मैंने सारी जो कुछ भी मुझे माहाना आपको किराया देना पड़ेगा, 5-5 हज़ार जितने भी पड़ेंगे या 6 हज़ार देना पड़ेगा, मैं 1 साल की इतने पैसे सारे मिलाकर के एक ही मरतबा आपको दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई? एक ही मरतबा में ये सारे पैसे आपको दे रहा हूँ। तो जो इसने आप दिया है, तो ये गोया कि ये पैसे मालिक के मकान के हवाले आ गए। अब दरमियान में इसको तो किराया देने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि एक ही मरतबा इसने किराया दे रखा और एडवांस भी नहीं दे रखा है इसने। तो इसकी ज़कात किराएदार को नहीं बल्कि मालिक के मकान को देना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल ये है कि ना मालिक मकान को देना पड़ेगा ना किराएदार को देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ना मालिक मकान को, जैसा कि आपने मुझे खुद पूछा, फतावा उस्मानिया के अंदर लिखा है कि इसका हुक्म राइन और मुर्तहीन के हुक्म में होगा, माल मरहून के हुक्म में होगा। तो किस वक्त ये होगा, ये भी जहन में रखिए। दूसरी बात यह है कि भाई ना मालिक मकान ज़कात अदा करेगा ना किराएदार अदा करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने
एक रकम दे दिया मैंने उसको कि जब मैं घर को छोड़ूं, जब मेरा वक्त ख़त्म हो तो ये रकम मुझे वापस कर दे। अब गोया कि मैं, और उसने ये भी कहा कि हर माहाना आपको किराया भी देना पड़ेगा, 5-5 हज़ार या 6-6 हज़ार, जितनी भी उस घर की वैल्यू हो मार्केट के हिसाब से, उतना मुझे हर महीना किराया भी देना पड़ेगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है भाई, ले आप, कोई बात नहीं उसमें। अब हर महीना मैं इसको किराया भी दे रहा हूँ, और जो मैंने 1 लाख या 1.5 लाख रुपया जो मैंने उसको दे रखा है, अगर मैंने उसको अमानत के तौर पर दे रखा है, जिसको ज़मान कहते हैं, ज़मान के हुक्म में आएगा ये जो मैंने दिया है, तो इसको माले मरहून भी कहते हैं। अब ये चीज़ मालिक मकान उन पैसों को खर्च नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? क्योंकि ज़मान, माले ज़मान, ज़मान उसको कहते हैं अमानत के तौर पर किसी को मैं ले लेना। ये फ़ोन मैंने किसी से लिया, तो अमानत के तौर पर मैंने जब रख लिया हूँ, तो मैं इसको बेच नहीं सकता, मैं इसको हिफाजत से रखूँगा। जब सामने वाला जो मुझे दे रखा है, जब वो मुझे पूछेगा, फिर मैं इसको वापस कर दूँगा। तो ज़मान के हुक्म में आएगा या अमानत के हुक्म में आएगा, इसको रखना पड़ेंगे। अब इसको माले मरहून के हुक्म में ले लें। माले मरहून के हुक्म में आ गया ये, तो गया कि ना मालिक मकान पर ज़कात वाजिब होगी, ना किराएदार पर ज़कात वाजिब होगी। क्योंकि एक फ़िक़्ह का एक उसूल है, राहिन और मुर्तहिन पर ज़कात वाजिब नहीं है। राहिन मुर्तहिन पर ज़कात वाजिब नहीं होती। राहिन मैं हूँ, मैंने पैसा दे रखा, मैंने ये चीज़ उसको दिया है, तो कहे कि मैंने राहिन हूँ, मैंने उसके पास रहन में रखा हूँ। मुर्तहिन जिसने उस चीज़ की हिफाजत के तौर पर रखा है, इसको मुर्तहिन कहते हैं। मरहून जो शय, ये जो फ़ोन है, इसको मरहून कहते हैं, जो हम दोनों ने इसको रखा है। तो इसे ये बीच की जो चीज़ है, इसे मरहून कहते हैं। खैर बहरहाल एक इल्मी बात है, तो मैं मिसाल समझा रहा था, तो बात किधर से किधर की चले जाती है, आदमी को समझने में बड़ी दुश्वारी भी होती है। तो राहिन और मुर्तहिन पर किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती, क्योंकि इस मसले के अंदर थोड़ी सी तफसील यही है कि ज़कात के अंदर 2 बातें ज़रूरी हैं। बिल्कुल ताम होना ज़रूरी है, कब्ज़ा भी होना ज़रूरी है। ताम का मतलब किसे कहते हैं? कब्ज़ा ज़रूरी है। ये आप चीज़ें जानते भी हैं कि ज़कात के अंदर ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। गया कि ये फ़ोन है, मैंने उसके सामने से किसी आदमी से मैंने मांगा, बात समझ में आ रही? कब्ज़ा तो मेरे पास है इसका, कब्ज़ा तो मेरे पास इसका है, लेकिन मालिक कौन? सामने वाला है मालिक। तो गया कि मालिक तो वो है, लेकिन कब्ज़ा मेरे हाथ में है। तो जब कब्ज़ा मेरे हाथ में है, तो इस शय पर न ज़कात मेरे ऊपर वाजिब है, न ज़कात उस पर वाजिब है। बात समझ में आ रही? न ज़कात मेरे ऊपर वाजिब है, न ज़कात उस पर वाजिब है। क्यों वाजिब नहीं? ना वो उस माल पर कब्ज़ा कर सकता है, ना इस माल पर मैं कब्ज़ा कर सकता हूँ, दोनों के दरमियान में माल लटका हुआ है। तो इसलिए अभी माले मरहून पर, राहिन और मुर्तहिन पर किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। तो जैसे कि फतावे उस्मानिया के सिलसिले में आपने मुझे बताया, तो 2 बातें हो गई। तीसरी अहम बात, मैंने किराएदार जो मैं हूँ, मालिक मकान को मैंने इतनी रकम दे रखा हूँ, और मैंने ये भी कहा कि भाई आप इस रकम को जो चाहे करें, चाहे हिफाजत रखे, अमानत के तौर पर रखे, तो फिर इस पर दोनों पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर आप कर्ज़ के तौर पर लेना चाह रहे हैं इस्तेमाल, क्योंकि आज उमूमी तौर पर यही तो होता है, माल ले लेते हैं, फिर उस माल को कर्ज कर लेते हैं। अब जब खर्च कर लिया, तो ये गोया कि कर्ज़ के हुक्म में हो जाता है। बात समझ में आ रही? जब माल मेरे पास से वो पैसा ले लिया, 1 लाख या 1.5 लाख रुपए ले लिया है, अब वो माल को कर्ज़ उसने खर्चा कर दिया है, किसी में भी लगा लिया पैसा, तो मैं किराएदार हूँ, तो गोया कि मैंने उसको कर्ज़ दे रखा हूँ पैसा। तो कर्ज़ का जो हुक्म यही है कि जब मुझे वहाँ से पैसा मिलने की मुझे उम्मीद है, तो जब उस माल पर साल गुजर जाए, तो उसकी ज़कात मालिक मकान नहीं बल्कि किराएदार को देना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? तो किराएदार को देना ज़रूरी है। तो खुलासा कलाम, तीनों मिसालें जहन में रखिए। जो आपने मुझे पूछा वही तीनों मिसालें, लेकिन आखिरी में भी कुछ हालात चल रहे हैं, इस पर भी थोड़ा मैं मुख्तसर बता देता हूँ। तो तीनों बातें जो आपने मुझे पूछा है, तो तीनों बातों का खुलासा ये है। पहले सवाल के अंदर जो उलमा ये कहते हैं
कि किराए की के एडवांस की रकम मालिक मकान को उसकी ज़कात देना ज़रूरी है। ये उस वक्त है कि उसने कतीर रकम जो मंग कर उसने ले रखी है, दरमियान में कोई भी किराया वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं, एक ही मरतबा सारा उसने 1 लाख या 1.5 लाख रुपये जितने भी दिन उसको रहना है वो रकम मांग कर ले लिया है, तो इसकी ज़कात कौन देगा? किराएदार नहीं बल्कि मालिक मकान को देना ज़रूरी है, क्योंकि वो पैसा इसके हाथ में आ गया। बात समझ में आ रही? अब उसे दरमियान में कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं है, सारा वो माल तो पहले ही मांग लिया है वो। बात समझ में आ रही? जितने साल उसको रहना, जितने महीने उसको रहना, पहले ही मरतबा तो मांग लिया। जब मांग लिया तो उसका पैसों का मालिक भी वही हो गया और कब्ज़ा भी वही हो गया उसका। तो इस वक्त क्या करेंगे? ज़कात कौन देगा? मालिक मकान देगा। तो जो उलमा ये कहते हैं कि मालिक मकान को ज़कात देना ज़रूरी है, तो पहली मिसाल के अंदर उन उलमा का कौल ये है। और जो उलमा ये कहते हैं कि भाई ये माल मरहून के हुक्म में होगा, ज़िमान के हुक्म में होगा, तो इसमें न इसको ज़कात देने की ज़रूरत है ना उसको ज़कात देने की ज़रूरत है। तो उन उलमा की मिसाल तो यही है कि भाई जैसा कि फतवा उस्मानिया के अंदर आपने मुझे पूछा कि उनके अंदर यही है कि ना इस पर ज़कात वाजिब होगी ना इस पर ज़कात वाजिब होगी। जो चीज़ अमानत रखी हुई होती है वो बीच में लटकी हुई होती है ना, उसको ना मालिक मकान उस पर कब्ज़ा है ना किराएदार का उसमें कब्ज़ा तो मालिक मकान का हो गया, लेकिन उस माल का मालिक तो न मालिक मकान होगा और न किराएदार के पास वो कब्ज़ा होगा, तो दोनों के दरमियान में वो माल लटका हुआ है, तो इसलिए दोनों पर भी ज़कात वाजिब नहीं हो। तो जो उलमा ये कहते हैं कि ना किराएदार पर ज़कात वाजिब है ना मालिक मकान पर ज़कात वाजिब है, तो उनका ये कौल ये होगा। लेकिन ये एक बात मैं यहाँ ज़ायद कहना चाहता हूँ, ये जहन में रखिए, अगर जो ज़मान के तौर पर वो माल मैंने जो मालिक मकान के पास रखे हैं, अगर वो पैसे मेरी इजाज़त के बग़ैर भी, बात जहन में रखे, मेरी इजाज़त के बग़ैर भी अगर उन पैसों को मालिक मकान ने ख़र्च कर दिया तो वो गया कि क़र्ज़ के हुक्म में हो जाता, हुक्म बदल गया। वहाँ जो ये चीज़ मुझे आपने जो अमानत के तौर पर रखी थी, अगर मैंने उसको उठाकर बेच दिया या इस्तेमाल कर लिया, किसी को दे दिया, इस्तेमाल कर लिया अलग बात, लेकिन मैंने उसको अपने इस्तेमाल में, फ़ोन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं रकम की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने उस रकम को खर्च कर लिया तो गया कि कर्ज़ के हुक्म में हो जाता है। जब कर्ज़ के हुक्म में हो गया तो फिर उसका मसला अलग। जैसा कि तीसरी मिसाल में बात आ रही, तीसरी मिसाल में यही है, जब उसने पैसों को खर्च कर लिया तो गया कि कर्ज़ के हुक्म में हो गया। अब कर्ज़ के हुक्म में हो गया तो इसकी ज़कात कौन देगा? किराएदार देगा। जैसे उस माल पर साल गुजर जाए तो किराएदार को अदा करना ज़रूरी है। उम्मीद है कि मुफ्ती साहब ये आपको सारी बात तफसील से मालूम हो गई। लेकिन ये एक बात मैं आपको हालत हाजिरा पर जो आजकल किराएदारों का जो मिजाज जो मालिक के मकान का है, ये तीसरी मिसाल जो आखिरी में मैंने पेश किया, यही चीज़ पाई जाती है। जितने भी किराएदार हो, मालिक के मकान को कोई भी एक कतीर रकम, कोई भी एडवांस के तौर पर रकम दे देते हैं, तो वो हिफाजत से तो नहीं रखते, वो उन पैसों को खर्च ही करते हैं। बात समझ में आ रही? वो उन पैसों को खर्च कर देते हैं, वह कि वो कर्ज़ के हुक्म में हो जाता है। और किराएदार को ये बात मालूम भी होती है, मैंने जो एडवांस की रकम जो दे रखी है उसको, ये गोया कि कर्ज़ की ही मैं तौर पर दे रखा हूँ। जब किराएदार को ये चीज़ मालूम है कि मैंने उसको कर्ज़ के तौर पर 1 लाख या 1.5 लाख रुपये एडवांस के तौर पर मैंने कर्ज़ के तौर पर इसको दे रखा है, तो गया इसकी ज़कात कौन देगा? किराएदार देगा। बात समझ में आ रही? तो आजकल जितने भी इस तरह के किराएदार घर ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि आजकल उमूमी तौर पर कोई भी आदमी उन पैसों की हिफाजत नहीं करता। लेकिन आपको इस बात की उम्मीद है कि भाई जो पैसे मैंने दे रखा है, ये इन पैसों को ले जाता है तो जीरो में रद्द देता है, अमानत के तौर पर रद्द देता है, उन पैसों को नहीं छीता, तो वो उसकी ज़कात किसी पर भी वाजिब नहीं होगी। लेकिन उमूमी तौर पर ये कि उन पैसों को ले लेते हैं, बिज़नेस में डाल दिए, किसी और पर डाल दिए, किसी खर्च कर देते हैं, तो गया कि कर्ज़ ही के हुक्म में हो जाता है। जब कर्ज़ के हुक्म में हो गया तो ज़कात कौन देगा? कौन भी देगा? वही देगा कि भाई किराएदार ही देगा ज़कात। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मौजूदा हालात के अंदर जितने भी हैं, अगर वो रकम साल गुजर गई उस रकम पर, तो उसकी ज़कात किराएदार को देंगे। और वो रकम वह कि 52.5 तोला चांदी के बकदर अगर वो रकम है तो किराएदार ही को देना ज़रूरी है। उम्मीद है कि मुफ्ती साहब तफसीली जवाब समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक दे। और जो कुछ भी इसके दलाइल हैं और जो कुछ भी इसके नुकात हैं, जो कुछ भी है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देता हूँ, आप वहाँ दलाइल को भी तफसील से पढ़ सकते हैं।